नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक पद परिचय। तो यहाँ पर हमने अपने लास्ट सेशन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द का पद परिचय हमने यहाँ पर सीखा। और लास्ट मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप यहाँ पर एक क्रिया शब्द जो है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था और उसमें कहा था कि क्रिया शब्द का पद परिचय आप होमवर्क में लिख कर लाएंगे। तो आपने घर पर रिवाइज किया होगा, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें आपके सारे टॉपिक्स, जितने भी हिंदी व्याकरण के टॉपिक है, महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक है, सब आपने पढ़ने हैं और सबको आपने समझना है और खास तौर पर आपने उन सभी के भेदों को यहाँ पर समझना है। तो इस तरह से आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमारा टॉपिक है पद परिचय और जिसमें हमने यहाँ पर संज्ञा, जो हमारे संज्ञा है शब्द, उनका पद परिचय किस तरह से देते हैं वो हमने पढ़ा। और साथ ही उसके बाद हमने सर्वनाम शब्दों का पद परिचय किस तरह से देते हैं वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय किस तरह से देते हैं वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्दों का पद परिचय किस किस तरह से दिया जाएगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्रिया शब्दों का पद परिचय, क्योंकि क्रिया विशेषण से पहले हमें क्रिया पता होना चाहिए कि क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो आपका संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है और विशेषण शब्द है, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और आपको लास्ट सेशन में जो होमवर्क मैंने दिया था वो था क्रिया शब्द का पद परिचय, और उसमें आपका वाक्य था कि बच्चे गेंद खेलते हैं। इस वाक्य का आपने पद परिचय देना था और जिसमें मैंने आपको बताया कि क्या करना है। सबसे पहले आपको क्रिया का पद परिचय देना है, तो आपको पता है कि कौन सा शब्द, जो शब्द क्रिया है वो आपने छांट कर अलग लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि वो क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, यानी कि क्रिया के भेद बताने हैं आपने अर्थ के आधार पर। तो बताना है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। ठीक है, उसके बाद आपने लिंग बताना है, लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द। अब देखिए यहाँ पर जो ये क्रिया होती है या संज्ञा होती है, सर्वनाम होते हैं, जो ये विशेषण शब्द होते हैं, ये कैसे शब्द होते हैं? ये आपके विकारी शब्द होते हैं। विकारी यानी कि जिनमें चेंज आ जाता है, जिनमें परिवर्तन आ जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, यानी कि ये जो क्रिया शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग हुआ है या पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ बताना होता है। अगर स्त्रीलिंग शब्द के लिए प्रयोग हुआ होगा तो स्त्रीलिंग ही होगा, अगर पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग हुआ होगा तो पुल्लिंग होगा, अगर एक वचन के लिए प्रयोग किया गया होगा तो एक वचन होगा, और अगर बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया होगा तो बहुवचन होगा। तो इस तरह से क्रिया शब्द जो है उसका हमें यहाँ पर लिंग भी बताना होता है। फिर वचन, तो जैसे आपको मैंने बताया कि एक वचन है तो एक वचन, और पुरुष, प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है। फिर धातु, धातु मैंने आपको क्या बताई थी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे गेंद खेलते हैं। ठीक है, तो आपका खेलते शब्द का जो धातु है वो क्या होगा? खेल। ठीक है, खेलते शब्द का धातु क्या होगा? खेल। जिन बच्चों ने किया होगा वो मैच कर लेंगे अपना। फिर उसके बाद वाच्य प्रयोग, फिर कर्ता, कर्म का संकेत, तो ये सारी चीजें। तो इसके लिए मैंने जो होमवर्क दिया था वो आप सभी ने अपनी नोटबुक में कर लिया होगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ और मैं आशा करती हूँ कि इनमें अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप जरूर क्लियर करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है क्रिया विशेषण। अगला टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण, अब जो वाक्य में
क्रिया विशेषण शब्द होता है उसका आपने पद परिचय देना है। ठीक है, वाक्य में जो क्रिया विशेषण शब्द है उसका आपने पद परिचय देना है। तो देखिए यहाँ पर जो, देखिए सबसे पहले आपको क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण की परिभाषा पता होनी चाहिए, जिसमें आपको क्रिया की परिभाषा पता है, जिसमें आपको विशेषण की परिभाषा पता है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे आप, कहेंगे जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है। ठीक है, क्रिया क्या होती है, किसी काम के करने या होने का बोध जिन शब्दों से हमें होता है वो क्रिया होती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो जो क्रिया की भी विशेषता को बताते हैं, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उनको केवल विशेषण कहते हैं, लेकिन जो साथ में क्रिया की भी विशेषता को बताते हैं, यानी कि जो काम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो देखिए ये आप नोट करेंगे कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण में भी आप सबसे पहले क्या क्लियर करेंगे, क्रिया विशेषण में भी आप देखिए यहाँ पर क्लियर करेंगे कि क्रिया क्या है, और अब एक चीज क्लियर करेंगे कि विशेषण क्या है। ठीक है, अब क्रिया क्या है तो आप उसका क्या बताएंगे, आप भेद। सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि भेद क्या है। ठीक है, इसमें आप बताएंगे पहले क्रिया क्या है और फिर आप बताएंगे कि उसका भेद क्या है। ठीक है, उसका भेद, और उसके बाद आप बताएंगे विशेष, क्या बताएंगे, विशेष। ठीक है, क्रिया बताएंगे और भेद बताएंगे, उसके बाद बताएंगे विशेष। और ये भेद किसके होंगे, क्रिया के नहीं होंगे, ये भेद होंगे क्रिया विशेषण के। ये भेद किसके होंगे, क्रिया विशेषण के। ठीक है, तो अब देखिए हम आपको वाक्य जैसे हमने यहाँ पर दिया, मैं रोज सवेरे चलता हूँ, मैं रोज सवेरे चलता हूँ, केवल क्रिया, मैं रोज सवेरे चलता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसकी विशेषता, ठीक है, यानी कि मैं रोज सवेरे चलता हूँ, ये क्रिया है कि वो रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता है, रोज सवेरे चलता है, रोज सवेरे टहलता है। लेकिन कैसे टहलता है, कोई रनिंग करने जाता है, कोई नॉर्मल घूमने जाता है, और कोई धीरे धीरे टहलता है। ठीक है, तो इनकी जो रोज चलने की विशेषता है वो क्या है, धीरे धीरे चलता हूं, क्रिया है। ठीक है, और इस चलने की विशेषता है धीरे धीरे, ये क्रिया है और इसकी विशेषता है धीरे धीरे, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताई गई है कि मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूं। अब सबसे पहले आपने क्या बताना है, भेद, यानी कि जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसका आपने भेद बताना है। तो शब्द है धीरे धीरे। अब क्रिया विशेषण शब्द है धीरे धीरे, और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं ये पहले आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए फिर से चलते हैं हम एक बार क्रिया विशेषण को समझने। तो क्रिया विशेषण को हम यहाँ पर समझ रहे हैं। देखिए लास्ट हमने यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द के जो भेद बताए थे, उसके बाद विशेषण के भेद बताए थे, उसके बाद क्रिया के भेद बताए थे, और अब हम बता रहे हैं यहाँ पर क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण के भेद हम यहाँ पर बता रहे हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, 4 भेद होते हैं। अब कौन कौन से 4 भेद होते हैं, सबसे पहले है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
अब आप बोलेंगे कि रीति का क्या अर्थ है। तो रीति का अर्थ देखिए, ये टॉपिक भी आपको करवाया है। अविकारी शब्दों में, अविकारी शब्दों का पहला भेद क्रिया विशेषण, दूसरा भेद संबंध बोधक, तीसरा भेद समुच्चय बोधक, चौथा भेद विस्मयादि बोधक और पांचवा भेद निपात। तो हमने क्रिया विशेषण जो टॉपिक है वो पहले भी पढ़ा है। ये सारी चीजें मैं आपको शब्दों के भेद, व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जब शब्द भेद आपको पढ़ाए थे तब मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर की थी। तो रीति वाचक क्रिया विशेषण, रीति यानी कि क्रिया के करने या होने की विधि का जिससे पता चलता है उसे हम कहते हैं रीति वाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्या है, क्रिया के होने की विधि, यानी कि जो जिस तरह से क्रिया धीरे धीरे हो रही है या तेज हो रही है या अचानक हो रही है या लगातार हो रही है, तो वो क्या है, विधि है क्रिया के। तो देखिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का जो पहला क्रिया विशेषण का जो पहला भेद है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रीति का अर्थ होता है विधि यानी कि तरीका, ठीक है, यानी कि काम कैसे हो रहा है। उसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए, वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, ठीक है। रीति का अर्थ है विधि बताने वाला, यानी कि काम के होने का तरीका बताने वाला। कालवाचक, काल का अर्थ है समय, ठीक है, काल का अर्थ है समय, वाचक अर्थात बताने वाला क्रिया विशेषण, समय बताने वाला, ठीक है, कि अभी अभी काम हुआ है या प्रतिदिन होता है या प्रति वर्ष होता है या परसों होगा या कल होगा। तो ये क्या है, क्रिया के होने का काल यानी कि समय बता रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख दूं समय, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है आपका स्थानवाचक, स्थान वाचक। और फिर से बता दूं, वाचक का अर्थ है बताने वाला। तो स्थान यानी कि काम करने का जो स्थान है उसका बोध कराने वाले शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूं कि यहाँ बैठिए, तो यहाँ क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बैठिए क्या है, क्रिया है, और मैं अगर कह रही हूँ यहाँ बैठिए तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो क्या है, क्रिया है, और स्थान बताया है ऊपर चलो, तो यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। सड़क पर इधर उधर मत घूमो, घूमो मतलब क्रिया, ठीक है। या सड़क पर बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं क्या है, क्रिया है, और लेकिन विशेषण क्या है, कहाँ घूम रहे हैं, सड़क पर, और कैसे, इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है। तो यह स्थानवाचक जो स्थान बताता है क्रिया के होने का। उसके बाद नंबर 4 है परिमाणवाचक, परिमाण वाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है, जो क्रिया के होने की मात्रा, परिमाण का क्या अर्थ होता है, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, जो क्रिया के होने की मात्रा को बताते हैं कि क्रिया कितने एक तरह से कितनी हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, पर्याप्त हो रही है, बहुत हो रही है, या थोड़ा थोड़ा हो रही है, या जो भी चीज है, ठीक है। तो ये है क्रियावाचक जो है क्रिया विशेषण के भेद। तो 4 भेद मैंने यहाँ पर आपको बताए, और उसी के आधार पर आप यहाँ पर बताएंगे कि अगर वो क्रिया के होने की विधि को बता रहा है शब्द, तो वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अगर वो है समय को बता रहा है तो वो है कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अगर वो क्रिया के होने के स्थान को बता रहा है तो वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। अगर वो क्रिया के होने की मात्रा को बता रहा है तो वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण के 4 भेदों को समझा। अब देखिए, हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर कि हम पढ़ रहे हैं क्रिया विशेषण का पद परिचय। तो यहाँ पर मैंने कहा, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ, मैं
रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ। तो देखिए धीरे धीरे चलता हूँ मतलब क्या है कि क्रिया के होने का तरीका या क्रिया के होने की विधि बताई जा रही है। क्या है? क्रिया के होने का तरीका या क्रिया के होने की विधि बताई जा रही है, रीति बताई जा रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भेद बताएंगे, लिखेंगे अलग शब्द को कि धीरे धीरे शब्द है आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद उसमें भेद क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, पूरा क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मैंने आपको क्या बताया, देखिए पहला बताया क्रिया, तो क्रिया है धीरे धीरे। दूसरा बताया भेद, तो भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और तीसरा बताया विशेष, तो विशेष है चलता हूँ। विशेष क्या है, चलता हूँ, यानी कि विशेषता किस शब्द की बताई जा रही है, क्रिया की बताई जा रही है। तो विशेष है चलता हूँ। और क्रिया का किसके साथ संबंध है, कर्ता के साथ संबंध है। क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूँ, क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार लिखी गई है। वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार लिखी गई है, इसीलिए यहाँ पर जो हम जान सकते हैं कि कर्ता जो है वो एक वचन है। यानी कि ये सब चीजें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल क्रिया का सबसे पहले हमें बताना है कि क्रिया शब्द कौन सा है, दूसरा हमें बताना है कि उसका भेद कौन सा है, और तीसरा हमने बताना है कि विशेष यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है हमें वो शब्द बताना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द का भी पद परिचय दिया। अब देखिए इसमें भी मैं आपको एक शब्द जो है होमवर्क में दूंगी, एक वाक्य, तो उसको नोट कर लीजिए। रिया बहुत बोलती है। नोट कीजिएगा होमवर्क में, रिया बहुत बोलती है। ठीक है, इसमें आपको पद परिचय देना है। किसका किसका पद परिचय देना है आपको, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का पद परिचय देना है, और क्रिया विशेषण शब्द है बहुत। ठीक है, रिया बहुत बोलती है, तो बहुत शब्द का आपने पद परिचय देना है। तो अभी अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि इस वाक्य में कौन से शब्द की कौन से शब्द का जो है भेद यहाँ पर बताना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि उसके बाद आप क्या बताएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका भेद क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप बताएंगे कि कौन से शब्द का हमें यहाँ पर बताना है विशेष पद परिचय, उसके बाद भेद बताएंगे, और उसके बाद वहां पर जो क्रिया का जिसके साथ संबंध है वो आपने बताना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लिखा हुआ है रिया बहुत बोलती है, तो रिया आपका स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है, और आप क्लियरली साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बोलती है शब्द भी आपका क्या है, एक वचन है और स्त्रीलिंग शब्द है। यानी कि यहाँ पर भी क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्रिया विशेषण सभी को, होमवर्क नोट कर लेंगे साथ साथ। रिया बहुत बोलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर अभी तक कितनी सारी चीजें क्लियर कर ली हैं। संज्ञा शब्द का पद परिचय, सर्वनाम शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय, और साथ ही क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय भी हमने यहाँ पर फिर से अटक गया। ठीक है, हमने यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है उसका पद परिचय दे दिया, सर्वनाम शब्द का पद परिचय दे दिया, और क्रिया शब्द का पद परिचय दे दिया, विशेषण शब्द का पद परिचय दे दिया, और क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय हमने यहाँ पर दे दिया। तो इस तरह से आपको क्लियर हुआ, ये क्लियर हुई चीजें सभी को। देखिए कोई भी डाउट यदि होता है, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी होती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो उसे जरूर क्लियर करें, उसे जरूर क्लियर करें, आगे बढ़ेंगे।
समुच्चय बोधक, आगे बढ़ेंगे। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक, ठीक है। तो अभी मैंने यहां पर क्या बताया था आपको कि क्रिया विशेषण का जो यहाँ पर भेद मैंने आपको बताए थे क्रिया विशेषण के, उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अव्यय शब्द जो होते हैं ये उसके भेद होते हैं, ठीक है ना। अव्यय शब्द के भेद होते हैं आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात, ठीक है। ये 5 भेद आपके। तो ये अगला है हमारा समुच्चय बोधक। अब आपने समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय देना है। अब सबसे पहले तो आप बताएंगे कि समुच्चय बोधक होता क्या है, ठीक है। समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं? तो समुच्चय बोधक शब्द आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले कि किसे कहते हैं। शब्दों, ठीक है, शब्दों, वाक्यांशों, शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों, शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। क्या लिखा हमने? शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, जो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, जो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं। देखिए वाक्यांश किसे कहते हैं, यह हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था जब हम वाक्य विचार पढ़ रहे थे। वाक्यांश किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तथा वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले या जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आपने देना है समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय, ठीक है। तो समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय आप देंगे, उसके लिए भी आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। सबसे पहले आप उसके लिए भी नोट करेंगे, क्या करना है आपने? भेद लिखना है। सबसे पहले तो भेद, जो समुच्चय बोधक शब्द है उसका भेद लिखना है। उसके बाद वाक्यांशों तथा वाक्यों का उल्लेख करना है कि इसमें जो आपके वाक्य हैं यानी कि जिनको जोड़ा गया है, ठीक है, जो आपका योजित शब्द है वो भी आपने अलग करना है, यानी कि जिससे आपने जो जोड़े गए शब्द हैं, कि फिर चाहे वो शब्द हैं, फिर चाहे वो वाक्यांश है, फिर चाहे वो वाक्य हैं, उनका आपने उल्लेख करना है। योजित शब्दों, योजित वाक्यांशों, योजित वाक्यों का उल्लेख आपने करना है। अब यहाँ पर आप देखिए, तो समुच्चय बोधक शब्दों को पढ़ने से पहले, समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय जानने से पहले हमें समुच्चय बोधक शब्दों के भेद, देखिए भेद तो आपको सबके पढ़ने पड़ेंगे, भेद तो आपको सबके बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे, समुच्चय बोधक शब्दों के भेद। तो देखिए फिर से एक बार चलते हैं आगे। यहाँ पर हम समुच्चय बोधक शब्दों के भेदों को जानेंगे। बोधक शब्दों के भेद। अब देखिए जो समुच्चय बोधक शब्द है ना, इसके दो भेद, एक तरह से दो तरह से इसके भेद किए गए हैं। पहला है आपका समानाधिकरण, पहला है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक,
समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक। व्याधिकरण पहला है आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखिए यहाँ पर जो समुच्चय बोधक शब्द है ना, इसके दो भेद बताए गए हैं और इसमें भी आपके जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है वो अलग है और व्याधिकरण अलग है। तो समानाधिकरण क्या होते हैं? जो समान स्तर के वाक्यों को जोड़ते हैं। जो क्या करते हैं? समान स्तर के शब्दों, समान स्तर के वाक्यों और समान स्तर के वाक्यांशों को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा राघव और सुमेर सदा साथ रहते हैं। यश पढ़ रहा है तथा नेहा नाच रही है। चुपचाप बैठो या बाहर निकल जाओ। आकाश में बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही। ठीक है, जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। ये सब क्या है? समानाधिकरण है, यानी कि समान तरह के शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, और व्याधिकरण क्या होता है? व्याधिकरण जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं वो क्या करते हैं? व्याधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं जो अलग अलग तरह के, ठीक है, जो क्या करते हैं? एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। यानी कि जो आपका समानाधिकरण है उसमें समान स्तर के वाक्य होते हैं और व्याधिकरण में एक आपका मुख्य उपवाक्य, ये भी पढ़ाया है मैंने, मुख्य उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य में जब हम एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को, ठीक है, मुख्य उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं। अब देखिए कैसे, मैंने पहला वाला आपको बताया कि समान स्तर के, और जो दूसरा है यहाँ पर मैंने बताया आपको कि मुख्य जो आपका उपवाक्य है वो किससे जुड़ रहा है? एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ रहा है। ठीक है, वह चल नहीं पा रहा, एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, वह चल नहीं पा रहा, वह चल नहीं पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। वह चल नहीं पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बताया कि वह चल नहीं पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। तो हमने कहा कि एक आपका प्रधान उपवाक्य और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य। देखिए, वह चल नहीं पा रहा क्या है? प्रधान उपवाक्य, वो नहीं चल पा रहा है, तो उस पर आश्रित उपवाक्य क्या है कि उसके पैर में मोच आ गई है, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। आप देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूं केवल कि उसके पैर में मोच आ गई है, ठीक है, तो आपका ये जो शब्द है इससे हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि उससे पहले क्या लिखा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि वह चल नहीं पा रहा है क्योंकि, तो आगे का शब्द अपने आप क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है। तो समानाधिकरण जो समान स्तर के वाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, और व्याधिकरण जो आपके अलग अलग, यानी कि एक आपका मुख्य उपवाक्य और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य से। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि वह चल नहीं पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच आ गई है।
तो ये आपका एक है समानाधिकरण, जो समान स्तर के वाक्यों को, उपवाक्यों को, वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। और दूसरा है आपका व्याधिकरण, जो एक मुख्य उपवाक्य से दूसरे आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो चलिए वापस एक बार चलते हैं पद परिचय पर। तो देखिए हम यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय दे रहे हैं, और अब आपको समुच्चय बोधक शब्दों के भेद पता चल गए हैं। कौन कौन से भेद हैं? समानाधिकरण और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो चलिए उदाहरण को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसका पद परिचय देते हैं। शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतः बर्फ से ढक जाता है। ध्यान दीजिएगा, शीत ऋतु में हिमालय का क्षेत्र पूर्णतः बर्फ से ढक जाता है, और वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जो शीत ऋतु होती है, सर्दियों का दिन होता है, जो हिमालयी क्षेत्र होता है वो पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता है और वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। दो समान स्तर के वाक्यों को यहाँ पर जोड़ा गया है, क्योंकि बर्फ पड़ रही है और बर्फ पड़ने से वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। तो आपको यहाँ पर जो समुच्चय बोधक शब्द है, दो वाक्यों को जोड़ने का जो काम कर रहा है, वो है आपका शब्द और। तो आपने सबसे पहले उसको अलग लिखना है और उसका आपने फिर पद परिचय देना है। जैसे मैंने आपको बताया, क्या है ये समान स्तर के वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है, और ये दो उपवाक्यों को यानी कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। समझ आया? चलिए एक और यहाँ पर लिख लेते हैं। निशा और ईशा। निशा और ईशा साथ पढ़ती है। निशा और ईशा साथ पढ़ती हैं। ये है आपका होमवर्क। ये है आपका होमवर्क, नोट कर लीजिए। निशा और ईशा साथ पढ़ती है, इसमें आपने समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय देना है। तो सबसे पहले जो समुच्चय बोधक शब्द होगा उसको आप अलग से लिख लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, और उसके बाद उसके भेद को बताएंगे, और उसके बाद बताएंगे कि वो क्या चीजों को यानी कि योजक शब्द यानी कि जो जुड़ने वाले शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज अपने पद परिचय में क्रिया शब्द का पद परिचय बिल्कुल क्लियर कर लिया है। उसके बाद हमने क्रिया विशेषण शब्द का पद परिचय हमने यहाँ पर किया, और उसके बाद हम समुच्चय बोधक शब्द का पद परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। तो देखिए इसमें भी हमने काफी चीजें क्लियर कर ली हैं, लेकिन कोई भी डाउट अगर हो, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इसे नोट डाउन कर रहे होंगे, तो घर पर जाकर इसे एक बार जरूर रिवाइज करें। और उसके बाद जो आपके अविकारी शब्दों के यानी कि जो आपके अव्यय शब्दों के, जैसे मैंने आपको बताया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ये जो 5 हैं, इनको आपने घर से एक बार अच्छे से पढ़कर आना है, इन 5 टॉपिकों को, क्योंकि इन्हीं शब्दों का पद परिचय हम आगे देने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।